हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सेड्डा में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास है। दोस्तों, आपको पता है कि हमने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया था। ओके, तो हमने थर्ड सेमेस्टर के पेपर दिए थे। आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर, जो आपने पेपर दिया था सेम टू सेम क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं और हमारे बहुत ही अच्छे पेपर हुए हैं। आप लोगों ने हमारे पास व्हाट्सएप भी किया था। दोस्तों, ये थी बात थर्ड सेमेस्टर की, लेकिन जो हमारे भाई बहन फोर्थ सेमेस्टर के हैं वो लोग भी हमारे पास आज सुबह कमेंट किए थे। व्हाट्सएप भी आप लोगों ने किया था। दोस्तों, हद तब हो गई जब आप लोगों ने हमारे पास कॉल किया था। आप लोगों ने कहा था कि सर, हमारा आरंभिक स्तर में बैक है, यह आपका 50 नंबर का पेपर होता है। ओके, तो 50 नंबर का आपका यह एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर के सारे बुक को एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। अब तक आपने जो पढ़ा, आपने क्या पढ़ा क्या छोड़ा, उससे मतलब नहीं है। अब मतलब है बस केवल आपको ये वीडियो देखने की, और आपको दबाकर, दोस्तों, आपको दबाकर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना होगा। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब तो आपको तो करना पड़ेगा, चाहे आज, चाहे 10 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर हम बहुत बड़ा धमाका लेकर आते हैं। आज हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट में आपके सारे बुक को ख़त्म करने वाले हैं। बस केवल आपको एक काम करना है, आपको शांतिपूर्वक आराम से बैठ के आपको हमारे बातों को सुनते हुए आगे बढ़ते रहना है। आपको ना कुछ लिखना है। हम यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि ना आपको पेन चाहिए, ओके, तो और ना आपको यहाँ पर कॉपी लेनी है। आपने पेन कॉपी से बहुत पढ़ लिया। अब बस केवल आपको यहाँ पर सुनना है और समझना है। जो भी समझ में ना आए आप कमेंट करिए, लेकिन दोस्तों, हमको पता है कि यहाँ पर आपको हर एक एक चीज़ समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो आपके समझ में ना आए। और यहाँ पर जो आपको ये चीज़ें दिख रही हैं दोस्तों, इसके अलावा हम यहाँ पर आपको बहुत कुछ आज समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। बस केवल आपको सुनते हुए आगे बढ़ना है और आपको कुछ नहीं करना है। आपके प्रश्न कहाँ-कहाँ से बनेंगे, हम एक-एक चीज़ यहाँ पर आपको बताएँगे। बस केवल आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सुनते हुए आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं आज के प्रश्नों की ओर। और आप लोग प्लीज़ दबाकर शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब दोस्तों, चलते हैं, हम लोग आराम से एक-एक क्वेश्चंस को आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पहला है पठन, ठीक है। पठन और वाचन, ऐसा आज तक नहीं हुआ है लाइफ में कि पठन और वाचन से आपका प्रश्न ना बने। ओके, तो पठन का मतलब क्या होता है, ठीक है, पढ़ना। और वाचन का मतलब क्या होता है, बोलना। पहले आप ये समझ लो, पठन का मतलब क्या होता है। पठन का मतलब होता है पढ़ना, और वाचन का मतलब होता है, ठीक है, बोलना। ओके, तो पठन और वाचन में बहुत अंतर है। पठन मतलब पढ़ना और वाचन का मतलब होता है बोलना। ओके दोस्तों, देखिए वाचन का अर्थ क्या होता है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि वाचन का अर्थ क्या होता है। जोर जोर से पढ़ना जिसका आनंद श्रोता ले सके। ओके दोस्तों, जोर जोर से पढ़ना, जैसे हम यहाँ पर आपको जोर जोर से बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आराम से आप अपने बिस्तर में बैठकर आराम से आप आनंद ले रहे हो, ठीक है। जोर जोर से पढ़ना, इसका आनंद श्रोता ले सकें, वह आपका वाचन होता है। और पठन का अर्थ होता है जोर से और मौन होकर पढ़ना, जिससे पठित सामग्री समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आपको खुद से पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप आराम से बैठकर पढ़ोगे, ताकि आपके माइंड में हर एक चीज़ फीड हो जाए। लेकिन जब हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, आपको ना पेन ना कॉपी लेना है, बस केवल आपको आराम से सुनते हुए आपको आगे बढ़ना है और आपको समझते हुए भी आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ ले आपसे कि पठन के मुख्यतः कितने तथ्य हैं, ठीक है दोस्तों, तथ्य अगर पूछ ले आपसे कि
पठन के मुख्यतः कितने तथ्य हैं? तो आपको बताना है कि पठन के मुख्यतः 2 तथ्य हैं। कितने दोस्तों? आपके 2 तथ्य हो जाएंगे। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि पढ़ने के या पठन अथवा वाचन के कितने आधार होते हैं। ठीक है, पठन और वाचन के प्रमुख कितने आधार होते हैं? तो आपको बताना है पठन और वाचन के टोटल 2 आधार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? पठन और वाचन के टोटल 2 आधार होते हैं। पहला आपका है वाचन मुद्रा, दूसरा आपका है वाचन शैली। ठीक है, पठन और वाचन के कितने आधार होते हैं? 2 आधार होते हैं। पहला आपका है वाचन मुद्रा और दूसरा आपका है वाचन, ठीक है, शैली। वाचन मुद्रा और वाचन शैली, ये आपके 2 प्रमुख आधार हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर कभी कभी पूछेगा आपसे कि पठन के प्रकार कितने होते हैं? पठन के प्रकार कितने होते हैं? दोस्तों, पठन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका हो जाएगा स्वर पठन और दूसरा आपका हो जाएगा मौन पठन। आप लोग कितने प्रकार से पढ़ते हो? आप लोग 2 प्रकार से पढ़ते हो। ठीक है, एक जोड़ जोड़ पढ़ते हो, एक आप मन से पढ़ते हो। तो वही आपका है पहला स्वर पठन, यानी दोस्तों स्वर से आप पढ़ते हो, और दूसरा आपका है मौन वचन। ठीक है दोस्तों, सॉरी, मौन पठन। ठीक है, ये आपके पठन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। अब कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि स्वर पठन के अंग कितने होते हैं? स्वर पठन के अंग कितने होते हैं? तो आपको बताना है कि स्वर पठन के 9 अंग होते हैं। दोस्तों, कितने होते हैं? आप इन चीज़ों को चाहो तो लिख लो। स्वर पठन के कितने अंग होते हैं? स्वर पठन के 9 अंग होते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि स्वर पठन के भेद कितने होते हैं? दोस्तों, स्वर पठन के आपके, ठीक है, स्वर पठन के आपके भेद कितने होते हैं? आपके 2 होते हैं दोस्तों। ठीक है, स्वर पठन के आपके 2 भेद पाए जाते हैं। पहला आपका है व्यक्तिगत पठन और दूसरा आपका है सामूहिक पठन। आप 2 प्रकार से पढ़ते हो। जब आप अपने विद्यालय में जाते हो तो वहाँ पर आप सामूहिक पठन करते हो, लेकिन जब आप घर पे आते हो एक रूम में बैठकर आप व्यक्तिगत पढ़ते हो। कभी कभी आप अपने कॉलेज में, पार्क में जाकर, बाहर दोस्तों के फील्ड में, मैदान में आप बैठकर अकेले भी पढ़ते हो एग्जाम टाइम। ठीक है, ऐसा हम लोग भी करते थे, ऐसा आप लोग भी करते हो। तो आपके स्वर पठन की आपके 2 भेद होते हैं। पहला आपका है व्यक्तिगत पठन और दूसरा आपका है सामूहिक पठन। ओके दोस्तों, तो ये आपके हो गए 2 प्रकार के पठन। अगर पूछ ले आपसे कि व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन में क्या अंतर है, तो दोस्तों आप व्यक्तिगत और सामूहिक पठन में एक नहीं आप 10 पेज तक लिख सकते हो। ओके दोस्तों, क्योंकि आप लोग उन चीज़ों को खुद से अनुभव करते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि आपका मौन पठन क्या होता है। मौन पठन में ओंठ बंद रहते हैं, आप अपने मन से धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहते हो। अब यहाँ आगे बात करते हैं। आगे हम देखिए बात करते हैं कि आपके मौन पठन के भेद। अगर दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा और आप वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कभी कभी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि मौन पठन के भेद कितने होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मौन पठन के आपके 2 होते हैं। दोस्तों, क्या होते हैं? आपके 2 भेद पाए जाते हैं। ठीक है, मौन पठन के आपके 2 भेद पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला आपका है गंभीर पठन। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा द्रुत पठन। ये आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे। चलिए, अब आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया देखते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, ठीक है, भाषा।
अब यहाँ भाषा की बात करते हैं तो भाषा के कितने रूप हैं। दोस्तों पूछेगा आपसे कि भाषा के कितने रूप हैं, आपको लिखना होगा कि भाषा के दो रूप हैं। पहला आपका हो जाएगा मौखिक भाषा और दोस्तों दूसरा ठीक है आपका हो जाएगा लिखित भाषा। अगर आपको किसी भी व्यक्ति को कुछ भी समझाना होता है तो आप उसे मौखिक समझाओगे या फिर आप लिखित समझाओगे। जो आप लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हो वह भी आपका लिखित के अंतर्गत ही आएगा। प्राचीन काल में लेखन हेतु आधुनिक सामग्री नहीं थी। ओके दोस्तों, प्राचीन काल में मौखिक ही सब कुछ था। क्या था दोस्तों, हर चीज़ मौखिक ही था, लेखन बहुत ही कम था। आपसे पूछ लेगा कि लेखन के कौन कौन से नियम हैं, मतलब आप पाँच पॉइंट लिखिए लेखन से कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेखन से भी आप लेखन में कौन कौन सी सावधानियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम में आ जाएंगे। शुद्ध लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, लेखन कौशल की कठिनाइयां आपसे आ जाएगा। दोस्तों लेखन कौशल की जो कठिनाइयां हैं आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, पेन पकड़ने का ढंग अच्छा ना होना, पेन अच्छा ना होना, बैठने का तरीका अच्छा ना होना। ठीक है दोस्तों, जल्दबाजी में लिखना, आप कई चीज़ों को मिलाकर लेखन कौशल में जो कठिनाइयाँ आती हैं आप उसे लिख सकते हो। और आप एक बात ध्यान रखिए, शुद्ध लिखना एक कला होता है। ठीक है, आप इसे भी ऐड कर दीजिएगा कि शुद्ध लिखना एक कला भी होता है। ठीक है दोस्तों, सुंदर लेखन के बिना शिक्षा अधूरी है। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ देखते हैं हम लोग पत्र। ठीक है, ये आपका लेखन, पत्र और लेख ये आपके तीनों अलग अलग हैं। आप इन बारीकियों को अच्छे से समझ लीजिए। अब पत्र के आपके कितने भेद होते हैं, यानी पत्र के आपके कितने प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, पत्र के आपके 6 प्रकार होते हैं। पत्र से क्वेश्चंस आपका कतई बनेगा दोस्तों, कुछ भी हो जाए। ठीक है, पत्र से आपका प्रश्न बनेगा। पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, पत्र के आपके 6 प्रकार होते हैं। पहला आपका हो जाएगा पारिवारिक पत्र, दूसरा आपका हो जाएगा सामाजिक पत्र, तीसरा आपका हो जाएगा व्यवसायिक पत्र। ठीक है, चौथा आपका हो जाएगा सांप्रदायिक पत्र और पांचवा आपका हो जाएगा आवेदन पत्र और छठवां आपका हो जाएगा सरकारी पत्र, जिसको बोलते हैं कार्यालय पत्र। ठीक है, तो पत्र आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, पत्र लेखन भी एक प्रकार का कला होता है। अब यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं लेख की। किसकी बात करते हैं, लेख की। दोस्तों लेखन, ठीक है, लेखन दोस्तों, ठीक है। देखिए अब यहाँ हम बात करते हैं लेख की। अगर पूछ ले आपसे कि लेख कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेख आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सुलेख होते हैं, अनुलेख होते हैं और शुतलेख होते हैं। ठीक है, आप इन तीनों को आराम से लिख लीजिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा हम बात कर लें वर्णों की ओर। दोस्तों हम यहाँ इतनी तेज तेज चिल्लाते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंजूसी आप लोग मत करिए। अब यहाँ हम बात करते हैं वर्ण की। वर्ण उच्चारण ध्वनि से संबंध होती है। देखिए दोस्तों, जहाँ आपका ध्वनि होगा ठीक वहाँ आपका वर्ण होगा। वर्ण के बिना ध्वनि आपका नहीं होगा और ध्वनि के बिना आपका वर्ण नहीं होगा। पूछ लेगा आपसे कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों ध्वनि आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका पहला हो जाएगा ठीक है स्वर। क्या होगा दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा इसको ऊपर कर दें। पहला ठीक है आपका हो जाएगा स्वर। ठीक है, यहाँ ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि आपके 2 प्रकार के होते हैं। आपका हो जाएगा पहला स्वर और दूसरा ठीक है आपका हो जाएगा व्यंजन। अब पूछ लेगा आपसे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ लेगा आपसे। आपको लिखना है कि स्वर हमारे 14 होते हैं और व्यंजन आपके होते हैं 36 यानी 36। इतना आपके समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों,
भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कितने हैं? भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कितने दोस्तों हैं? अभी हम शब्द की बात करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक बता दें, ठीक है। भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कितने होते हैं? हम आपको बता दें कि भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग 3 प्रकार के होते हैं। ये सब आपके नए क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला आपका है ध्वनि, दूसरा आपका है रूप और तीसरा आपका है अर्थ। ठीक है दोस्तों, ध्वनि, रूप, अर्थ, ठीक है। भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? ध्वनि, रूप और अर्थ, ठीक है। ये आपके 3 हो जाएंगे। शब्द दोस्तों, अब यहाँ हम बात कर लें एक लाइन में शब्दों की। शब्द भाषा के प्राण होते हैं, ठीक है। शब्द भाषा के प्राण होते हैं। अब यहाँ बात कर लें शब्दों के ऊपर, आखिर आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये आपके तीनों हो जाएंगे। आप इन तीनों को आराम से लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर शब्दों की बात करें तो आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है। तत्सम, तद्भव, तेजस, विदेशज, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके आपके हो गए संकर शब्द, ठीक है दोस्तों। ये सब आपके अलग अलग टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ किया जाएगा। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। चलिए अब यहाँ हम थोड़ा बात कर लें विकारी और अविकारी के बारे में, तब हम चलते हैं वाक्य पर, ठीक है। आप हर एक एक चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं विकारी शब्द, ठीक है। चलिए दोस्तों, विकारी शब्द आपके वे शब्द होते हैं लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। विकारी शब्द आपके वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, लेकिन जो आपका अविकारी शब्द होता है, ठीक है, जो आपका अविकारी शब्द होता है वे शब्द लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं। विकारी शब्द आपके लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं, लेकिन अविकारी शब्द आपके लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इन तीनों को अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर मान लो पूछे आपसे कि विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आपके हो जाएंगे 4 प्रकार के। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है। ये आपके विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा आपसे कि अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपके होते हैं 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि, ठीक है। विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार के दोस्तों हो जाएंगे। चलिए अब हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। ये भी कहीं ना कहीं टॉपिक ही था, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ एक्स्ट्रा भी जानना आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वाक्य। वाक्य सार्थक ध्वनियों का योग होता है, ओके दोस्तों। वाक्य आपका क्या होता है? वाक्य आपका सार्थक ध्वनियों का योग होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लें पद की, ठीक है दोस्तों। देखिए कभी कभी पूछेगा आपसे कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं आपको लिखना होगा कि वाक्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला आपका होगा उद्देश्य, ठीक है। दूसरा आपका होगा विधेय। उद्देश्य और विधेय यानी वाक्य आपके 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा पद, ठीक है दोस्तों। पद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पद, पद कर्म और पद बंध है, ठीक है दोस्तों। पद आपके 3 होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? देखिए अलग अलग क्वेश्चंस आपके आएंगे पद से। पद, पद कर्म और पद बंध, ठीक है। आपको इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना होगा। पद कर्म का अर्थ क्या होगा? पद कर्म का अर्थ होता है वाक्य, ओके। तो वाक्य में पदों के रखे जाने के क्रम, ठीक है। पद कर्म यानी वाक्य में पदों के रखे जाने के क्रम को हम पद कर्म कहते हैं। अगर बात करें कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये भी आपके होते हैं 3 भेद है।
रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाच्य के आधार पर। किसके दोस्तों आधार पर? आपके तीन होते हैं, आपके हो जाएंगे तीन, ठीक है। रचना के आधार पर, अर्थ या भाव के आधार पर और वाच्य के आधार पर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ अगर पूछ ले आपसे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो आपको लिखना है कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित और संयुक्त वाक्य, ठीक है दोस्तों। ये आपके तीनों रचना के आधार पर आ जाएंगे। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको 5 होते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद वाच्य के आधार पर कितने होते हैं, ये भी आपको लिख के जाना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए हम बात करें थोड़ा सा वाच्य, हाँ दोस्तों ठीक है, वाच्य की बात कर लें यहाँ पे हम थोड़ा सा। अब अगर मान लो पूछे आपसे है यहाँ पर, अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि वाच्य, ठीक है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने होते हैं? आपके तीन प्रकार के वाच्य आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अभी आपका क्या बचा है, ठीक है, अभी आपका बचा हुआ है पद तो हो गया, अब आपका बचा है स्वर। दोस्तों स्वर और व्यंजन से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। इन सब चीज़ों को आपको आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर पूछ ले आपसे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए कि स्वर के आपके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? एक मिनट, हाँ, स्वर के आपके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य, ठीक है, पश्च। आप लिख लीजिए, ठीक है, स्वर के प्रकार अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है, पश्च। ये आपके तीन प्रकार होते हैं। अग्र, मध्य, पश्च आपके तीन प्रकार के हो जाते हैं। इन तीनों को आपको पढ़कर समझकर तभी आपको एग्जाम में जाना होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आराम से आ जाते हैं। अगर दोस्तों ठीक है पूछ ले आपसे कि प्राण क्या होता है, प्राण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, आपको लिखना है कि दो होते हैं, अल्प प्राण और बाह्य प्राण, ठीक है दोस्तों। ये आपके दो प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। व्यंजन से भी दोस्तों क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। व्यंजन से फिलहाल तो कम आता है, लेकिन जितना भी आएगा आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा देवनागरिक और विराम। दोस्तों अगर ठीक हम बात करें देवनागरिक की, तो दोस्तों देवनागरिक से आपका एक क्वेश्चन बनेगा आपका 1 नंबर से। आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना कि आखिर सबसे पुराना लिपि कौन सा है, ठीक है दोस्तों। इन सब चीज़ों को आपको आराम से पढ़कर जाना है। अगर बात करें विराम की, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका विराम से ये आएगा, आखिर आपके विराम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपके विराम कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। आपको विराम के बारे में भी पढ़कर आराम से जाना होगा। दोस्तों जैसे कि मान लो आपका ठीक हो गया अल्प विराम, ठीक है, पूर्ण विराम, तो इन सब चीज़ों को आपको आराम से पढ़कर जाना होगा। और विराम से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर देखिए हम यहाँ बात कर लें विराम की, तो आपका एक हो जाएगा पूर्ण विराम, अर्ध विराम, ठीक है, अल्प विराम, इसके बाद आपका होगा प्रश्नवाचक विराम, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे विराम आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर आपके यहाँ पर 12 विराम होंगे। कितने दोस्तों? आपके यहाँ पर हो जाएंगे 12 विराम, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।